हो गया ना स्टार्ट? यस सर। ओके सर, ठीक है, चलो। तो सर गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, अच्छा देखो, इनकम टैक्स क्लास है और क्या पढ़ना है सर? एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। फ्रेश टॉपिक, फ्रेश चैप्टर, फ्रेश कॉन्सेप्ट। हाउस प्रॉपर्टी। सर हम लोगों का हाउस प्रॉपर्टी होता है ना, हाउस प्रॉपर्टी से कैसे इनकम होता है? कोई मुझे बता सकते हो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे होता है? सर जमीन। हाँ, हाउस प्रॉपर्टी जमीन नहीं हुआ सर। हाउस रेंट प्रॉपर्टी मतलब घर। हाउस प्रॉपर्टी मतलब घर। हाँ, वेरी गुड स्नेह। रेंट, आपका घर है, आप घर को रेंट पे दे देते हो, है ना? और ये रेंट का इनकम, रेंटल इनकम पूरा, अगर हम लोग अपने देश में क्यों, पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत बहुत ही पॉपुलर है। स्पेशली सिटी का जो सिटी ड्वेलर्स, मतलब जो लोग शहर में रहते हैं, गांव में भी रेंट चलता है, बट शहर में लोग रेंट देके बहुत अच्छा इनकम करता है ना? बिकॉज सारा, जैसे मानो अगर मैं वेस्ट बंगाल का बात करूं, पूरा स्टेट वेस्ट बंगाल, आसपास के बड़े दूसरा स्टेट्स, सारा का सारा लोग कहाँ आते हैं? कोलकाता, है ना? कोलकाता बिकॉज द लार्जेस्ट सिटी इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज लार्जेस्ट सिटी इन ईस्टर्न इंडिया। तो क्या है ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर बाकी लोगों का भीड़ बढ़ता है, क्योंकि सारा का सारा फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज सब मिलता है यहाँ पर, पढ़ाई करना, जॉब करना, एवरीथिंग। तो ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा शहर है, और इसीलिए यहाँ पर डिमांड सप्लाई भी है हाउस प्रॉपर्टी का। डिमांड भी है और सप्लाई भी है, समझ रहे हो ना सर? तो जैसे कि डिमांड है, सप्लाई है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी बिग सिटीज में रेंट का एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स है। जैसे मुंबई, मुंबई भारत का रियल एस्टेट का सबसे महंगा जगह है। अगर बॉम्बे में किसी को रेंट लेना है, करेंटली हमारे देश में अगर एवरेज में मैं बताऊं, एवरेज में सबसे ज़्यादा रेंट बॉम्बे में होता है। और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है, मतलब बताने के लिए, मुंबई में जो चौल होता है ना, चौल इट्स लाइक अ कॉलोनी टाइप, जो बस्ती टाइप में होता है ना, वहाँ पर भी रेंट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जगह में रहने का जगह ही नहीं है, नॉर्मल घर में, बिल्डिंग में रहने का जगह ही नहीं है। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा भीड़ है मुंबई में। रिसेंट भीड़ जो है मुंबई में थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, मुंबई से अभी थोड़ा भीड़ चला जा रहा है आपका सूरत की तरफ, गुजरात, कुछ भीड़ जा रहा है अहमदाबाद में भी। और सबसे ज्यादा भीड़ अगर आज के डेट में कहीं पर सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है किसी सिटी का, पॉपुलेशन वाइज और जॉब अपॉर्चुनिटी वाइज, दैट इज बैंगलोर। तो बैंगलोर अभी न्यू बूम में है। जैसे 1960s के टाइम पे कोलकाता सबसे बूम में होता था, उसके बाद बॉम्बे बहुत बूमिंग हुआ। दिल्ली का हमेशा से एक जगह बना है, आज के डेट में दिल्ली एंड ग्रेटर एनसीआर, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो है ही, लेकिन फिर भी जॉब क्रिएशन के मामले में अभी बैंगलोर नंबर 1 जा रहा है, इसलिए बैंगलोर में भीड़ ज़्यादा है। और क्योंकि सारा का सारा इंडिया का लोग बैंगलोर जा रहे हैं, तो बैंगलोर में रेंट स्काई रॉकेटिंग है, बैंगलोर में रेंट स्काई रॉकेटिंग है। जैसे जैसे मैं कोलकाता का आपको मैं बताया ईस्टर्न इंडिया का, बट बैंगलोर का कोई साउथ इंडिया का मैटर नहीं है, बैंगलोर में तो पूरा भारत से लोग जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको किस तरह से देखता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह देखता है। 5 हेड होता है, मैं आपको लास्ट दिन समझाया था। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, बीपी हेड, कैपिटल गेन हेड और अदर सोर्स हेड। 5 हेड होगा ना? 5 हेड हुआ ना सर? अगर पहला हेड सैलरी है, मानो कि, ठीक है, ये सैलरी हेड है, एक हाउस प्रॉपर्टी हेड है, ठीक है, एक आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड है, चौथा आपका कैपिटल गेन हेड है, और पांचवा आपका अदर सोर्स हेड है। मतलब जिसका कहीं जगह नहीं होता उसको अदर सोर्स में डाल दिया जाता है। जिसका कोई घर नहीं, उसका घर है अदर सोर्स, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। रिसेंटली मैंने सैलरी चैप्टर कवर किया है, जिन लोगों का सैलरी अभी नहीं हुआ है वो बाद में फिर से सैलरी पड़ेगा लाइव में, लाइव क्लास में। और साथ में मैं अभी उनको सैलरी का और बेसिक्स ऑफ टैक्स का लेक्चर शेयर करूंगा, वो थोड़ा अभी कर ले, फिर बाद में जब लाइव कराऊंगा वापस थोड़ा रिवाइज कर लेना, ठीक है? जैसे विश्वजीत, शालिनी, मैं इन लोगों को बता रहा हूँ, और भी जिन लोगों का नहीं हुआ है, मुझे पता है बहुत लोग हैं जो अभी क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, ठीक है, बाद में रिकॉर्डिंग करेगा, आई नो दैट, सभी के लिए बोल रहा हूँ।
कि सैलरी का बेसिक्स का क्लास में शेयर करूंगा, बाकी जैसे चल रहा है आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप मुझे आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर मैं स्टार्ट करता हूँ हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कशन, ठीक है। ये सेकंड हेड्स बोल सकते हो आप, इनकम टैक्स में ये सेकंड हेड बोल सकते हो आप। 5 हेड है ना, सैलरी पहला हेड था, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी। ऐसा कोई फर्स्ट सेकंड रैंकिंग तो नहीं है, फर्स्ट सेकंड का कोई रैंकिंग तो यहाँ पर है नहीं साहब, बट वही एक चर्चा है कि सैलरी हेड है, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बीपी, फिर सीजी, फिर अदर सोर्स। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। वैसे मैंने इतना दिन से आपको सैलरी चैप्टर पढ़ाया, सैलरी का नोट्स भी मैं शेयर कर दिया, अगर नहीं किया किसी के साथ, उनके साथ भी कर लूंगा मैं। सैलरी में मैंने हेड्स ऑफ इनकम के बारे में भी एक आइडिया दिया था, ठीक है। जैसे कि ये जो पूरा इनकम टैक्स का खेल है, ये पूरा इनकम टैक्स का खेल इसी 5 हेड के अंदर, जिसका ये 5 हेड क्लियर है उसको कोई नहीं रोक सकता इनकम टैक्स में। एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए, एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट बनने के लिए आपको ये 5 हेड्स का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी बन रहे हो, चाहे आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन रहे हो, यू मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज इन दिस 5 हेड्स। इसके अलावा और भी कुछ एरिया है जो मैं आगे आगे चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, लाइक डिडक्शन, एडवांस टैक्स, टीडीएस, ठीक है, रिटर्न फाइलिंग, ठीक है। वो सब लास्ट में। रिटर्न फाइलिंग बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 2 क्लास में काफ़ी अच्छे से सीख जाओगे। और जब फार्म में आप लोग ट्रेनिंग करोगे ना, CMA फार्म में ट्रेनिंग करोगे, रिटर्न फाइलिंग का काम करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ। रिटर्न फाइलिंग में कुछ नहीं है, वो तो डेटा पुट करना होता है। रिटर्न फाइलिंग में डेटा पुट करना, उसका भी चैप्टर आएगा, मैं सिखाऊंगा। ऐसे ज़्यादातर लोग टैक्स रिटर्न फाइलिंग का काम बहुत पॉपुलर है आज के डेट में, आप लोग भी कर ले कर, मतलब आगे जाके ये सब करोगे मुझे पता है। लेकिन सर रिटर्न फाइलिंग करना एक चीज़ है और उसका प्रोविजंस को यूज़ करके टैक्स कंसल्टिंग करना दूसरा चीज़ है। कंसल्टिंग करने के लिए अंदर का नॉलेज चाहिए। रिटर्न फाइलिंग तो 2 महीना सिखाने से कोई भी कर सकता है। हाँ सर, कोई भी, इवन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आके भी लोग रिटर्न फाइलिंग का काम कर रहा है, मतलब एटलीस्ट फार्म में काम कर सकता है। तो रिटर्न फाइलिंग इज नॉट अ बिग डील, वो तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिंपल थिंग है। मेन काम है सर टैक्स कंसल्टिंग करना, टैक्स को कंसल्ट करना, मतलब किसका, मतलब बेसिकली आपके पास क्लाइंट आता है और ये बताते हैं कि भाई मेरा इनकम इतना इतना है, लेकिन मुझे सरकार के घर में ज्यादा टैक्स देना है कि कम टैक्स देना है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, प्लीज टेल मी, ज्यादातर लोग ज्यादा टैक्स देना पसंद करते हैं कि कम टैक्स देना पसंद करते हैं? कम टैक्स देना। कम टैक्स देना। तो क्योंकि वो कम टैक्स देगा आपको, लेकिन इनकम उसका ज्यादा हो रहा है, सर कुछ लीगल प्रोविजंस है जिसके थ्रू से हम लोग अपना टैक्स को कम कर सकते हैं, सरकार भी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा ऐसा नियम है कि गवर्नमेंट भी कुछ ना बोले, लेकिन सर अगर रूल्स के बाहर जाके करोगे तो उसको टैक्स का चोरी बोलते हैं। रूल्स के बाहर जाके करने से वो टैक्स का चोरी हो जाता है, और टैक्स चोरी मतलब वो इलीगल है। अगर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दिमाग भड़क गया ना, तो आपके ऊपर पंगा, आप उनके साथ पंगा लोगे, तो अगर डिपार्टमेंट का कभी दिमाग घूम जाता है तो आपके साथ पंगा ले लेगा सर। क्या पता कब किसका किस्मत खराब जाए, समय समय का खेल है सर। सर आम आदमी का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लो रेंज इनकम वालों का प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग करप्शन करता है, जो लोग करप्शन करता है, इलीगल इनकम करता है और गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिखाता, ठीक है, वो लोग फंस सकता है। अच्छा दिन हमेशा थोड़ी ना रहता है सर, बुरा दिन भी आ सकता है, लेकिन जिस दिन बुरा दिन आता है ना, सब चीज़ लेके जाता है। उस दिन मध्य प्रदेश में एक ऑफिसर था, एक IRS ऑफिसर, IPS ऑफिसर था, ठीक है, नहीं IPS नहीं, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट लेवल का, सेंट्रल लेवल का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट लेवल का। उनका सैलरी, बेसिक सैलरी है 65,000। उनके पास वेल्थ है, मतलब संपत्ति है 365 करोड़ का। 65,000 सैलरी वाला एक इंसान के पास 365 करोड़ का संपत्ति कहाँ से आया? इनकम टैक्स ने पकड़ा, अभी जेल में है, और पूरा संपत्ति का ऑलमोस्ट 80% टैक्स ले लिया। रिसेंटली हुआ है। और वेस्ट बंगाल में तो पॉलिटिकल क्या चल रहा है हम लोगों को दिखाई दे रहा है सर, इसका मैं और क्या बोलूँ, आप लोगों को सब पता ही है, थोड़ा खबर रखने से देख लो। तो कहने का मतलब है, हाँ बोलो सर, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ ওটা স্যার
4% टैक्स केटे नेबे तो 4% 78 हाँ सब कुछ मिला के 78% इंक्लूडिंग सेस मिला के 78%। तो बेसिकली देखो उड़ना अच्छा होता है तो वही बोलता है ना, एक बहुत बड़ा कहावत है, बोले कि बंगाली में ऐसे बोलते हैं कि चोरी विद्या महाविद्या यदि ना परो धौड़ा। मतलब समझते हो, चोरी करना बहुत बड़ा काम है, बट अगर पकड़ा नहीं जाते तो ठीक है, बट जिस दिन पकड़े गए उस दिन गुड सब आफ्टरनून। गया। हाँ गुड आफ्टरनून। ठीक है चलो, तो फिर हम लोग क्या सीखने के लिए रेडी हो रहे हैं अभी? सर हम लोग एक फ्रेश टॉपिक में डिस्कशंस करेंगे। सैलरी में मैंने बहुत डिस्कशंस किया, जिन लोगों ने सैलरी कर लिया वो रिवाइज करें, जो लोग सैलरी कभी नहीं पढ़े वो सैलरी स्टार्ट करें, मैं उनको अभी बैकअप दे दूंगा, ठीक है? और बाद में फिर से लाइव कर लेना, तो दो बार हो जाएगा, ठीक है? हर एक टॉपिक अलग है, बट यहाँ एक चीज जरूरी है, एक बार बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स अगर किसी का कोई भूल चुके हो, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोगों को, जिन लोगों को मैंने अभी भी शेयर नहीं कर पाया, मैं उन लोगों को शेयर कर लूंगा, ठीक है? बेसिक्स, हर हर सब्जेक्ट का एक बेसिक्स होता है, वो बेसिक्स थोड़ा करना जरूरी है, ठीक है? लेकिन दिक्कत नहीं होगा। चलो मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूँ। अच्छा सेक्शन, अच्छा टैक्सेशन क्या है सर? टैक्सेशन से एक लॉ है सर, टैक्स लॉज। टैक्सेशन क्या है? लॉ है, टैक्स लॉज। तो टैक्स लॉ है मतलब प्रोविजन है, सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, है ना? तो यहाँ पर सब सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, मतलब टैक्स में जो भी ट्रीटमेंट होता है, टैक्स का जो भी ट्रीटमेंट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, एज पर टैक्स का ट्रीटमेंट एज पर प्रोविजन होता है, एज पर सेक्शन होता है। अगर आप टैक्स का ऐसे ही नॉलेज गेन करना चाहते हो, मैं आप लोगों को एक सजेशन करता हूँ। देखो सर, आप लोग कोई नॉर्मल नहीं बन रहे हो सर, चार्टर्ड बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, तो ऑलवेज अपने आप को रेलिवेंट फील्ड में अपडेट करते रहना, रेलिवेंट फील्ड में अपडेट करते रहना। ये बात शायद आज नहीं समझोगे, बट एक ना एक दिन समझ जाओगे। बट हाँ अभी समझोगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्मार्ट डिसीजन होगा। देरी करके समझोगे ना, मौका नहीं मिलेगा। उस दिन मेरा कुछ फ्रेंड मेरे साथ मिलने आया था, ठीक है, तो फ्रेंड का फ्रेंड है, तो जिस टाइम पे पढ़ाई करना चाहिए था उस टाइम पे नहीं हो पाया। अभी जॉब करता है, अच्छा खासा सैलरी भी है, रिजनेबल सैलरी है, बट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ क्यों नहीं है? बिकॉज जब पढ़ने का मौका मिला था तब पढ़ा नहीं था। लेकिन अब क्या है ना, अब पढ़ना चाहता है, स्कोप देख रहा है, लेकिन पढ़ने के लिए जो समय और पढ़ने के लिए जो जज्बात, वो दोनों में कमी आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? समय रहते रहते काम कर लो सर, मौका बार बार नहीं आता है। इसीलिए जब इनकम टैक्स को पढ़ते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साइड में जाओ और डिटेल्स जानकारी और हासिल करो। जब जीएसटी पढ़ोगे, जीएसटी का पढ़ाई करो, जीएसटी डिपार्टमेंट के साइड में जाओ, मैं वो भी दिखा दूंगा जीएसटी क्लास में, और वहां पर भी क्या चल रहा है वो भी डिटेल्स हासिल करो। मैं बताता रहता हूँ हमेशा। जब हम लोग फाइनेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम लोग फाइनेंस पढ़ते हैं तो उसका एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे अभी कुछ देर पहले स्टॉक मार्केट ही चल रहा था, तो स्टॉक मार्केट में क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, उसका उसका डिटेल्स जानकारी लो। तो ये अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहो सर, बहुत काम आता है। तो चलो अभी इनकम टैक्स में बात हो रही है तो इनकम टैक्स में बात कर रहे हैं। ये देखो सर, ये देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साइड में अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक अलग ही जगह होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होता है ना, वो लोग अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करके रखता है, ठीक है? बाकी अगर बाकी लोग भी यार मतलब कोई भी रिटर्न फाइलर का काम सी ए में हर कोई कर सकता है, ठीक है, तो वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, ई रिटर्न भर सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो कंपनी के बारे में लिखा हुआ है। अगर आप थोड़ा और डिटेल्स जानकारी लेना चाहते हो, जैसे डाउनलोड्स में जाओ, हेल्प में जाओ, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो टैक्स एंड इन्फॉर्मेशन आदर चीज़ें, ठीक है, टैक्स कैलेंडर, पैन डिटेल्स क्या है, वेरीफाई योर पैन, ये साइट में जाके आप अपने आप को जैसे पढ़ते पढ़ते देखते रहो। इनकम टैक्स कैलकुलेटर, जैसे कि जो आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ ना, जो कैलकुलेशन मैं आपको सिखाता हूँ, उसी कैलकुलेशंस को यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना के रखा गया है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो सर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर बना हुआ है, सॉफ्टवेयर में डाल लो, आपको इनकम टैक्स कैलकुलेशन करके दिखा देगा कौन सा असेसमेंट ईयर है, ठीक है। जैसे रिसेंट करंट असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है, 22-23, ठीक है। जो लोग एडवांस टैक्स के लिए कर रहे हैं वो अभी
उस 23-24 भी आ गया और पुराना 21-22 भी है। टैक्स पेयर्स कैटेगरी कौन है आप, कितना तरह का आप हो, मतलब किस तरह का पर्सन में आप पढ़ते हो, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फार्म हो, एलएलपी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो। ठीक है, आपका एज कितना है, 60 साल का है, 60 से 79 ईयर्स का है, 80 है, इसके ऊपर का है। देख पा रहे हो साहब, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। क्यों अलग अलग एज, क्यों? बिकॉज एज के बेसिस में क्या है, एज के बेसिस में क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना, अलग अलग एज ग्रुप क्यों दिया है? सर वो टैक्स कैलकुलेशन के लिए 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख। थैंक यू सर। क्योंकि 60 के नीचे का टैक्स कैटेगरी अलग है, बिलो 60 तक आपको 2.5 लाख तक का एग्जेम्पशन है, मतलब 0 से लेके 2,50,000 तक बिलो 60 की कैटेगरी में आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। अगर आपका एज 60 से 79 का है, 0 से लेके 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। और अगर आपका एज 80 से ऊपर का है, 0 से लेके 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं भरना, इसीलिए अलग अलग एज ग्रुप दे दिया। फिर देखो आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहा है, ये भी एक बहुत वाइटल बेसिक्स एरिया है जो मैं बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स के अंदर आपको बताने का कोशिश करता हूँ। दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस, ये भी आपको जानना पड़ेगा सर। डोंट वरी, जो अभी नहीं जाना वो बाद में जान लो, और जिसको पता चल गया उसको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, देख लो। जो पढ़ रहे हो उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन जानना जरूरी है। किताबी बात रट के क्या करोगे, सिर्फ रटा हुआ चीज कोई काम थोड़ी ना आता है। रेसिडेंशियल स्टेटस कितना तरह का होता है, अगर आप रेसिडेंट होगी नहीं, पहला बात। अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो फिर आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। फिर रेसिडेंट हो जाने के बाद आपको देखा जाता है कि आप कैसे रेसिडेंट हो, आर नॉर हो कि आर ओ आर हो, मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर आर ओ आर, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, या फिर आप नॉन रेसिडेंट हो जाओगे। रेसिडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा। फिर आप यहाँ पर अपना इनकम बताना, फिर वहां पर आप कुछ कुछ डिडक्शंस अगर आपको मिल रहा है। डिडक्शंस क्या है, तो डिडक्शंस का मेनली 80C से लेके 80U का डिडक्शंस होता है। चैप्टर 6 से बोलते हैं, बताऊंगा आगे आपको, डिटेल सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, तो उसके अंदर जिन लोगों को पता है वो समझ गया, जिनको नहीं पता वो समझ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, 80C से 80U में आपको डिडक्शन मिलता है। आप LIC में पैसा भरते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा रखते हो, आपको मेडिकल इंश्योरेंस आप भरते हो, ऐसे बहुत सारा का डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन यहाँ पर देने के बाद आप यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल्स दोगे। अच्छा, मार्जिनल रिलीफ मैंने रिसेंटली सैलरी के अंदर, सैलरी बेसिक्स के अंदर मार्जिनल रिलीफ और सैलरी में मैंने वहां पर भी मैंने एक रिलीफ के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ के बारे में भी अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन है वो भी आप दे सकते हो। सब कुछ देने के बाद जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो डिपार्टमेंट भी आपको कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक है सर, ये सब तो बहुत सिंपल हो गया। हाँ बहुत सिंपल है, ये सब बहुत सिंपल है। तो फिर लेकिन लॉ इतना सिंपल नहीं, लॉ इतना सिंपल नहीं, अलग अलग टैक्स रेट, अलग अलग लॉ, ये सब चीज आपको जानना है, ये सब चीज आपको जानना है। और इसीलिए मैं आपको कभी कभी क्या बोल रहा हूँ, ये देखो सर, मैं आपको बोला ना 5 हेड्स है। ठीक है, ये देखो, सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, सीनियर सुपर सीनियर का अलग बात हो गया, नॉन रेसिडेंट के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, सबका अलग अलग बना हुआ है। कंपनी हो तो उसका अलग, नॉन कंपनी हो तो उसका अलग। ठीक है, टैक्स प्रोफेशनल्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, CA CMA, ये लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। ठीक है, डाउनलोड्स में जाओगे तो आपको डाउनलोड्स मिलेगा, कौन से किसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, ये सब भी धीरे धीरे बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये सभी आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि कौन से काम के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, किसके लिए ITR 1 है, किसके लिए ITR 2 है, किसके लिए ITR 3 है, किसके लिए ITR 4 है। ठीक है, फॉर्म चूज करना, ITR 5, ITR 6, ITR 7। ठीक है, ये सब भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा। रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, इसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। फिर इनकम टैक्स फॉर्म के अंदर भी आप आओगे, फॉर्म 10B, 10BB, 15CA, 15CB, 29B, 29C। कुछ चीज़ आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में जानोगे, कुछ चीज़ें आप लोग फाइनल लेवल में जानोगे। ठीक है, बोलो सर, समझ में आ रहा है? बहुत बड़ी चीज़ है, जितना जानो कम पड़ जाए। चलो बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर कहाँ कुछ यस समझ में सर। आया? अभी तो बस आपको मैं दिखाया कि आप इनकम टैक्स के बारे में जानकारी लेने के लिए अपने आप को ऐसे ही अपडेट कर सकते हो। फालतू का समय नष्ट मत करना सर, जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके बारे में ऑफिशियल साइट में जाके जानकारी लेते रहो। सर जैसे आपको मैं अभी क्या बताने जा रहा हूँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सैलरी के बारे में मैंने सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17 तक का चर्चा किया। ठीक है,
सेक्शन 15 से लेके 17 तक का मैंने डिस्कशंस किया सैलरी में। अभी मैं आपके साथ जो डिस्कशंस करने जा रहा हूँ ये इनकम टैक्स में सेक्शन 20 से लेके सेक्शन 22 से लेके 27 का एरिया बात करता है। ठीक है, सेक्शन 22, सेक्शन 25A, 27, 24, 25, 26, ठीक है, 23, ठीक है, ये सब सेक्शंस है जो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिंपल कहा जाता है कि 22 से लेके 27 का पूरा एरिया है, जिसके अंदर 24, 25, 23, 26 सब आ जाता है। जिसमें 22 क्या है, चार्जिंग सेक्शन, मतलब हाउस प्रॉपर्टी को टैक्स में चार्ज किया जाएगा, ये 22 में बोला है। कुछ डीमिंग प्रोविजन है जो 27 में बोला गया। डीमिंग का मतलब क्या होता है, मान लिया जाता है, मान लिया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेते हैं, जैसे हम लोग गाना गाते हैं ना, लो मान लिया हमने, वही वैसा टाइप का डीमिंग प्रोविजन। डिडक्शन अलाउएबल के बारे में भी कुछ पॉइंट पढ़ाएंगे सर, सेक्शन 20 पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसा भी एरिया में पढ़ाऊंगा आपको, डिडक्शन नॉट अलाउएबल, मतलब आपको हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, सेक्शन 25। और कुछ अदर प्रोविजंस भी बीच बीच में बोलूंगा, 23 एंड 26, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह आ जाता है। ठीक है, 26 का भी एरिया है, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सर सेक्शन याद रखना जरूरी है, और दूसरा बात, सेक्शन याद रहेगा तो सेक्शन रिलेटेड प्रोविजंस भी याद रहेगा, लेकिन थोड़ा समय देना होगा, अपने आप को बनाने के लिए थोड़ा समय देना होगा। ठीक है, तो ये रहा हाउस प्रॉपर्टी का। अब ये नोट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा सर। ठीक है, सेक्शन 22 से लेके 27 का जर्नी स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, कितना सुंदर घर है ना सर, ऐसा घर बनाओगे, ऐसा घर बनाना है सर। ठीक है, और घर बना के क्या करना है, रेंट दे देना है। ऐसा घर बना के रेंट पे दे देना है, और रेंट दे के क्या करना है, हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेशन करना है, और क्या। जैसे कि मैं आपको बोला, चार्जेबिलिटी सेक्शन 22 का मैटर है। ठीक है, कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी वही 22 के अंदर ही डिस्कशन है। फिर कॉम्पोजिट रेंट वगैरह क्या है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट मैटर है जो मैं धीरे धीरे आपके साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा, सारा टॉपिक डिस्कस करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, अगर भारत के बाहर आपका प्रॉपर्टी है तो क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, हाउस प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट काम है एनएबी कैलकुलेट करना। क्या कैलकुलेट करना सर, जीएबी एंड एनएबी कैलकुलेट करना। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वहां से माइनस करना पड़ता है म्यूनिसिपल टैक्स, फिर आपको मिलता है नेट एनुअल वैल्यू। ये हाउस प्रॉपर्टी का सबसे दिमाग खराब करने वाला जगह है, लेकिन यही सबसे इंटरेस्टिंग भी है। जो चीज जितना ज्यादा दिमाग खराब करता है वही चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है। मजाक नहीं कर रहे सर। हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मली जितना चैप्टर है, 5 हेड्स है, उसमें छोटा चैप्टर में ही आता है, मतलब लेंथ वाइज, लेकिन थोड़ा सा ना अंदर अंदर में क्रिटिकल भी है। छोटा है पर थोड़ा क्रिटिकल भी है, थोड़ा क्रिटिकल। सैलरी बहुत इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा घुमा फिरा के बात करता है। मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। इसमें कुछ स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट, इस तरह का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा। फिर मैंने आपके साथ इलस्ट्रेशन सोल्यूशंस का भी डिस्कशंस करेंगे, एग्जाम्पल डिस्कशंस करेंगे। लेकिन हर एक चीज को जानना पहले जरूरी है, ईच एंड एवरी पॉइंट को जानना जरूरी है। जब तक प्रोविजंस क्लियर नहीं होगा तब तक कैलकुलेशंस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चंस तो टच ही नहीं कर पाएंगे। प्रोविजंस क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। तो चलो ना, स्टार्ट करो। यस सर, चलो स्टार्ट करो सर, मेरे साथ साथ लिखना स्टार्ट करोगे। हाँ, रेडी स्टेडी गो। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन करें, कुछ इंट्रोडक्शन लिखे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखा जाए, कुछ नहीं, यही हाउस प्रॉपर्टी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, इसके बारे में कुछ बात करना। हम्म, ठीक है, कुछ बेसिक बात पहले थोड़ा लिख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एडवांस टॉपिक में बात करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा मैटर ही एडवांस है हाउस प्रॉपर्टी का। लेकिन कुछ बेसिक बातें हाउस प्रॉपर्टी में जान लेना चाहिए, वही थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं। सर कॉपी रेडी करना और मेरे साथ चलना।
ना आगे चलना है अभी ना पीछे चलना है, साथ साथ चलो और रेडी करो। एक बार बेसिक रिकॉल कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं, जरूरी कुछ पॉइंट्स है, नोट डाउन कर लो। हेडिंग कर लो सर इनकम टैक्स में। सर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टॉपिक का बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन क्या है अभी अभी समझाया, 22 से 27 का एरिया है। इनकम टैक्स में 22 से 27 का एरिया है जो हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। दिमाग थोड़ा कम लगाइएगा और रूल्स को याद में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अकाउंट्स फाइनेंस का पढ़ाई का स्टाइल अलग होता है, वहां पर थोड़ा दिमाग लगाने का जरूरत पड़ता है, बट यहाँ पर दिमाग थोड़ा कम भी चलेगा, बट आपका मेमोरी याद करना और प्रैक्टिकलिटी के साथ थोड़ा कनेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन भूलना नहीं है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेइंग, पेयर एंड पेइंग मतलब एक बंदा पे करता है दूसरा बंदा रिसीव करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर एंड पेई। इफ द रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पेई इज द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। समझ में आ रहा है सर? सिंपल सी बात है, अगर रिलेशनशिप लैंडलॉर्ड टेनेंट का है, एनी अमाउंट received any amount received is chargeable, any amount received is chargeable। किसमें चार्जेबल होगा, एनी अमाउंट रिसीव्ड कहाँ चार्जेबल होगा सर? Tax. Any amount received is chargeable under the head house property। हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज होगा, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा वो तो बाद में बताएंगे। टैक्स कितना लगेगा, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है, वो तो धीरे धीरे समझ में आएगा। बट सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा, आपको पहले चार्ज करवाना है ना। चार्ज का क्या मतलब होता है? चार्ज का मतलब ये होता है कि जब लॉ आपको कोई भी लॉ आपको बाध्य करता है कि भाई इसका टैक्स देना है, जैसे पुलिस रास्ते में आपको क्या करता है, पुलिस रास्ते में आप पे चार्ज करता है, चार्ज करता है ना। जैसे आप लोग बचपन में फुटबॉल खेले हो, फुटबॉल में भी ऐसे चार्ज यूज होता है। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक अगर आप गलती करते हो तो आपको फाउल किया जाता है। मुझे फुटबॉल का नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। फाउल होता है और फाउल करने के बाद चार्ज मिलता है, वही जिसको हम लोग आजकल फ्री किक देखते हैं। तो हम लोग गांव साइड में जब बचपन में खेलते थे तो फ्री किक के सामने आप देखना कि जब भी फ्री किक होता है कुछ सामने अगला कुछ बंदा लोग क्या करता है, खड़ा हो जाता है, मतलब वो चार्ज लेने के लिए रेडी हो जाता है ना। हम लोग बोलते हैं कि चार्ज लेना है कि मतलब, तो फिर अगर वो आप पे दम है तो आप डायरेक्ट गोल पे मारे वो अलग बात, बट उससे पहले फील्डर खड़ा हो जाता है। फुटबॉलर में जो फील्डर्स होते हैं वो खड़ा हो जाते हैं, है ना, प्लेयर्स खड़ा होकर चार्ज लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप पे चार्ज किया गया क्योंकि आपने फाउल किया। किसने दिया? रेफरी। रेफरी रूल रूल करके रखा है सर, रेफरी फुटबॉल के रूल के हिसाब से अगर आप फाउल करोगे, किसी को धक्का लगाओगे, पीछे से पैर लगा दोगे, फाउल कर देगा। ठीक है, तो फाउल होने के बाद आप पे चार्ज लगाया जाएगा और उस चार्ज के बदले में आपको फ्री किक मिलता है।
अरे फुटबॉल का नॉलेज तो है ना आप लोगों को? है सर, बहुत ज़्यादा है। मेरा फुटबॉल का नॉलेज कम है सर, थोड़ा बहुत खेलना आता है बस इतना है, लेकिन थोड़ा बहुत। संपद संपद तो মনে হচ্ছে মোহনবাগান, কি সম্পদ তাই তো? मोहनबागान, परसों मोहनबागान। जीत गया ना। हाँ मोहनबागान जीता कि ईस्ट बंगाल जीता? किसके साथ किसका था? डार्बी था। नहीं, मोहन मोहनबागान, बगान और ईस्ट बंगाल, मोहन बगान जीत गया। मोहनबागान जीत गया। तू किसका फैन हाँ। हो गया रे? अरे वो लोग चिल्ला रहे थे रास्ते पे तो देख लिया, मैं किसका फैन नहीं। अरे बंगाली लोग यहाँ पर मारपीट करता रहता है। हाँ घोटी बाटी का मारपीट चलता है यहाँ पर, ठीक है। जो जो बांग्लादेश से आया है वो ईस्ट बंगाली है, ठीक है। मतलब मतलब बांग्लादेश वाले जो बंगालीज है, और जो पश्चिम बंगाल वाला बंगाली है वो मोहन बागान का फैन है, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसका जड़ बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है वो ईस्ट बंगाल, ठीक है। और जिसका जड़ पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है वो मोहन बागान, ठीक है। तो मोहन बागान ज्यादा पुराना है, बट ईस्ट बंगाल का कहानी कुछ और ही है, क्योंकि वो लोग एक अपने जगह से उनको भगाया गया है, उसके बाद आके फिर से एक टीम बना के, तो उनका जज्बात अलग है। एक बहुत पुराना लड़ाई है फुटबॉल में, पूरा भारत में फेमस है ईस्ट बंगाल मोहन बगान। जो भी हो, चार्ज का कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल हुआ ना, चाहे फुटबॉल हो या लॉ। आप कुछ यहाँ पर वहां पर गलती करने से चार्ज है, बट यहाँ पर बट गलती का नहीं है। कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। टैक्स का क्या मतलब है? टैक्स का मतलब ही होता है चार्ज। टैक्स का मतलब ही होता है चार्ज। ये टैक्स वर्ड एक्चुअली लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है चार्ज। इसका मतलब क्या है? कंपल्सरी। ये सब बात बेसिक में लिखा हुआ है, डोंट वरी। एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, मतलब लॉ में रह के जब हम लोग कोई पैसा उठाते हैं उसको चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज क्या हो गया? हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज क्या हो गया? सेक्शन 22 आपको चार्ज का परमिशन देता है। और क्या परमिशन देता है? देखो, द एनुअल वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग और लैंड्स, बिल्डिंग और लैंड्स अपॉर्टिनेंट देयर टू, मतलब सिर्फ लैंड का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ लैंड। जैसे घर है आपका, घर के सामने क्या होता है? आंगन होता है कि नहीं होता? अरे लैंड अपॉर्टिनेंट का मतलब क्या है? आंगन, आंगन समझते हो? अरे हिंदी गाना है, अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अंगने अंगना बोलता है, यस हम सर। लोग बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बंगाली में उठून बोलिए আমরা। आंगन भी बोलते हैं, अंगन, हाँ आंगीना, आंगीना बोलते हैं। কি রশনি কি বলে বাংলাতে? আঙিনা, আঙিনা বলি, উঠুন বলি, অনেক কিছু বলি। স্যার आप लोग উঠুন বলি, উঠুনটা कॉमन कॉमन बेंगल। आंगीना बोले, हाँ आंगीना। आंगीना वही अंगन, अंगन से ही आया है, सभी संस्कृत से आया है, अंगन आंगीना। सर लैंग्वेज क्लास हो जाएगा क्या? अरे नहीं सर, कभी कभी ये लैंग्वेज को लेके मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ। The annual value of any property comprising of building or lands appertinent thereto, of which the assessee is the owner. Sir, who is the assessee? अरे जिसका कैलकुलेशन हो रहा है इनकम का, which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house. इसमें आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू पे डिपेंड करता है, कि आपके प्रॉपर्टी पे वैल्यू पे डिपेंड करता है। अच्छा वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो भी समझाऊंगा मैं। तो आप लोगों को इस बार और एक भी चीज सोचा कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये वैल्यूएशन कैलकुलेट करना हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है, बट मैं सिखाऊंगा आप लोग, ठीक है। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, याद दिलाना, मैं इसी हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही बताऊंगा हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। मतलब आप यहीं पर बैठ के आपका घर का वैल्यू, आप जहां अभी रेंट पे हो उसका वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आज नहीं, किसी और दिन सिखाऊंगा, ठीक है। आज थोड़ा हाउस प्रॉपर्टी का बेसिक बताऊंगा, कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास मतलब कल बताने का, ठीक है, कि घर का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ठीक है। कल बताएंगे सर, मैं खुद एक्साइटेड हो जाता हूँ सब ये सब नया चीज बताने के लिए, बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा एज पर, यहाँ पर भी वैल्यू का मैटर आएगा, जीएवी, एनएवी, ठीक है। लेकिन जीएवी एनएवी एक एज पर दी रूल्स चलेगा, लेकिन ये वैल्यू गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता है वो मैं आपको बताऊंगा,
हाउ गवर्नमेंट डिसाइड्स वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू कैसे आता है, ठीक है, फेयर वैल्यू क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है, ये कैसे डिसीजन लिया जाता है, मार्केट डिमांड सप्लाई क्या खेल खेलता है। बड़ा ही एडवांस लेवल डिस्कशन है बट बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, घर के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना किया जाए। प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग और लैंड अपार्टिनेंट देयर टू। अपार्टिनेंट मतलब समझ गए ना, घर के साथ जुड़ा हुआ आंगन, ठीक है, छोटा सा ही लैंड क्यों ना हो घर के साथ। एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में बी यूज्ड फॉर द पर्पस बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय हिम। मतलब जिसका घर का प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, जिसका प्रॉपर्टी एनालिसिस हो रहा है, वो खुद घर का प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी घर को रेंट पे लेके फिर उसको रेंट पे दे दिए, उसको सबलेटिंग कहते हैं सर। आप घर को रेंट पे लिए हो, फिर रेंट को आप फिर से किसी और को रेंट पे ले लिया, आपका प्रॉपर्टी नहीं है, उसको सबलेट बोलते हैं। और सबलेटिंग इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता, कहाँ जाता है बोलो तो? अदर सोर्स। सर मतलब समझ में आ रहा है ना, सबलेटिंग क्या होता है? मतलब आपको आपका मानो कि जैसे आप लोगों में से बहुत लोग पीजी वगैरह में रहते हो, ठीक है। अब पीजी में क्या होता है, मतलब पेइंग गेस्ट, ठीक है। पेइंग गेस्ट में क्या होता है, मानो कि आप जिसके पास पेइंग गेस्ट में हो, वो जिसका घर है वो उसको नहीं चलाता, कोई उसको पीजी में लेके, मतलब कोई उसको अपने अंदर रेंट पे ले लिया। मानो कि 10,000 से एक फ्लोर को ले लिया, 10,000 से, ये क्वेश्चन पूरे एरिया में ना चलता है। 10,000 में एक फ्लोर को आप रेंट पे ले लो, ठीक है। 10,000 के एक फ्लोर का आप रेंट पे ले लिया। अब इसी 10,000 का रेंट आप उनको भरोगे, लेकिन आप अभी क्या करो, उसी रेंट उसी फ्लोर में आप पीजी बना देते हो विथ परमिशन ऑफ द ओनर। ऐसे नहीं आपका मन हुआ आप कर दिया, ऐसा नहीं, ओनर का परमिशन होना चाहिए, सोसाइटी का परमिशन होना चाहिए। फिर आप क्या करते हो, उसको पेइंग गेस्ट में कन्वर्ट करते हो। कैसे पेइंग गेस्ट में कन्वर्जन होता है? ऐसा एक सिंपल एग्जाम्पल जानते हो आप लोग, बट एक बार मुझे दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बताने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ये एक पीजी है, ठीक है। ये मेरा ही है। तेरा पीजी है ये? हाँ। ये वाला? हाँ, टेक्नो पीजी मेरा ही है। अरे वाह, चलो बढ़िया, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि मानो कि ये तुम्हारा पीजी है। अब ये वाला, ये एक फ्लोर है मानो, ठीक है। अब ये एक फ्लोर है। अब इस फ्लोर में जस्ट समझो, समझा करो, ये फ्लोर नॉर्मल था, एक फ्लैट की तरह था। अब मानो कि मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे, या चलो मैं नहीं, चलो शिवम को ले लो। शिवम मानो क्या कर रहा है, एग्जाम्पल है शिवम, डोंट माइंड। शिवम क्या कर रहा है, इस पूरा फ्लोर को रेंट पे ले लिया, लेकिन खुद रहने के लिए नहीं, पीजी बनाने के लिए। तो शिवम क्या करेगा, मानो कि फ्लोर को, फ्लोर का मतलब बिल्डिंग का जो ओनर है, लैंड मतलब इस फ्लैट का, उसका, इसका घर का भाड़ा है 10,000 मानो, एग्जाम्पल, एक 1 BHK है 10,000। अब शिवम क्या कर रहा है, 10,000 में भाड़ा तो ले लिया, अब इसमें 3 बेड लगा दिए, 3 शेयरिंग, क्या बोलेंगे इसको, 3 शेयरिंग। अब पर बेड का कितना भाड़ा हो जाएगा शिवम, मोटा मोटी 4,000, 5,000 अभी तो चल रहा 5,000, 5, 5, 5, ठीक है। बेड का भाड़ा 5,000, खाना पीना अलग से जो होगा उसका अलग, ठीक है। तो 5,000, 5,000, 5,000, एक 3 बेड से कितना हो गया, 15,000। ये एक रूम से है, और भी एक छोटा सा हॉल है, वहां पर भी कुछ 2 बेड हो जाएगा। तो मोटा मोटी इस 10,000 का एक पीजी भाड़ा लेके शिवम क्या करेगा, 3,000, 3 बेड, 5 बेड लगा दिया मान, ठीक है। 5 बेड से 5,000 इंटू 5 करके 25,000 शिवम को कलेक्शन हो जाता है। एक सिंपल बिजनेस आइडिया है, बहुत लोग करता है इस तरह का, लेकिन हाँ दम होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, बहुत सारा मैटर है, सर छोड़ो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। तो व्हाट इज द पॉइंट, 25,000 माइनस 10,000 ये कॉस्ट है, 15,000 अर्निंग है, ठीक है, इनकम है, बाकी और भी खर्चा है सर, एग्जाम्पल के लिए मैंने यूज किया। तो ना व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज दैट, क्या शिवम का घर था ये, क्या ये बिल्डिंग का मालिक शिवम रहा है क्या? नहीं। तो शिवम ने जो इनकम किया
ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं है, लेकिन इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी से हुआ। हाँ सर, हेलो, क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है? इनकम जो जनरेट हुआ यस ये सर। तो हाउस प्रॉपर्टी से हुआ, लेकिन फिर भी ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है, लॉ क्या कहता है, जिसका असेसमेंट हाउस प्रॉपर्टी में होगा एज पर इनकम टैक्स, एसएससी मस्ट बी दी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। वो घर का मालिक आपको होना पड़ेगा। लेकिन देखो, शिवम ने जिसको 10,000 का भाड़ा दे रहा है ना, शिवम जिसको 10,000 का भाड़ा दे रहा है, उनके लिए तो ये हाउस प्रॉपर्टी है। वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है, वो हाउस प्रॉपर्टी का ओनर है ना? तो उनके हाथ में जो 10,000 है ना, वो 10,000 हाउस प्रॉपर्टी हेड में आएगा। बट शिवम जो पीजी बना के जो बिजनेस कर रहा है, या तो शिवम इसको पीजीबीबी में इसको शो करेगा, मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन में शो करेगा, या फिर अदर सोर्स में शो करेगा। बात समझ में आ रहा है सर? ये सब चीज होता रहता है हाउस प्रॉपर्टी को लेके, ये सब चीज हाउस प्रॉपर्टी को लेके होता रहता है। आपको ख्याल करना पड़ेगा, ये सब छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या बता रहे थे प्रोविजंस? एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी मस्ट बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ एनी बिजनेस। अच्छा, आप अपने प्रॉपर्टी को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते, रेंट दे सकते हो, रेंट देना बिजनेस नहीं है, ठीक है? बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। द प्रॉफिट ऑफ व्हिच इज चार्जेबल टू टैक्स, ठीक है? अगर बिजनेस पे दोगे तो प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स होगा, लेकिन वो बिजनेस में जाएगा। Further, the income earned by an assessee engaged in the business of letting out of properties on rent would be taxable of business as business income. क्या बताना चाहता है? इनकम earned by an assessee engaged in the business of letting out, लेकिन हाँ, अगर किसी का बिजनेस है लेट आउट करने का, वो बिजनेस इनकम हो जाएगा। तो फिर कहना क्या है सर? हर कोई इसको लेके बिजनेस नहीं करता। कुछ लोग हैं जिनका प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे देता है, वो बिजनेस नहीं है, वो एक रेंटल इनकम है, उसको बिजनेस नहीं कहते। तो जिसके लिए सिर्फ रेंटल इनकम है, वही वाला कॉन्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होता है, ठीक है? प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। अगर प्रॉपर्टी का आप प्रॉपर्टी डीलर हो, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हो, जैसे कि रियल एस्टेट वाले लोग जो बिल्डिंग बना के बेचता है, रियल एस्टेट वाले, रियल एस्टेट बिल्डर, ठीक है? बिल्डर के लिए बिल्डिंग क्या है? बिल्डर के लिए बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब वो बिल्डिंग बेचता है, ठीक है? So annual value of house property will be charged under the income from house property where it is held by SSE as stock in trade or of a business also. Annual value of a house property will be charged under the head income from house property. उसका annual value charge होगा where it is held by the SSE as stock in trade of a business also. अगर आप बिजनेस के लिए भी उसको स्टॉक इन ट्रेड की तरह यूज कर रहे हो, उसका जो एनुअल वैल्यू है वो हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होता है। कैसे कैसे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होता है, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर। बट मेरा आपको यहाँ पर कहने का मतलब क्या था, मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स नहीं समझाया अभी, जस्ट मैं आपको कुछ आइडिया देते जा रहा हूँ कि बेसिस ऑफ चार्ट सेक्शन 22। वापस डेफिनेशंस पे आ जाते हैं सर, वापस डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। एक द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई इज द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इज चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये सब बेसिक सिंपल सा बात है। अब एक घर बनाओ तो फटाफट, एक गाना है हिंदी में, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही, सुने हो गाना? हाँ, बड़ा ही सुंदर गाना है। वैसे हम लोगों ने भी एक घर बनाया, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही, ठीक है? अच्छा है सर घर? अरे वाह, तो आर्किटेक्ट जैसा घर बना रहा हूँ, मेरे को मजा आ गया ड्राइंग करके। सर मेरा ड्राइंग पाब्लो पिकासो जैसा है, आप लोगों को तो पता ही है। अरे वाह, टाइल्स फ्लोरिंग कर दूंगा छत पे। क्या बोलते हो? छत पे टाइल्स फ्लोरिंग कर दूंगा। अरे वाह, सोलर लगवा दो सर, इलेक्ट्रिसिटी बचेगा। सोलर, हाँ सोलर लगा देंगे, बढ़िया। ठीक है सर, मजाक नहीं है, चलो। अच्छा, ये हाउस प्रॉपर्टी को आप एक काम करो सर, ये किस चीज का घर है? मेरा घर। मैं कौन हूँ? एक्स। मैं क्या कर रहा हूँ? छत पे उठ के डांस कर रहा हूँ। अरे वाह, तो डिस्को डांसर जैसे डांसिंग कर रहा हूँ, ठीक है? छत पे डांस कर रहे हैं मेरे घर के छत पे, ठीक है सर?
खेल क्या है, कहना क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कहना चाहूंगा, इस घर को ना कुछ हिस्सों में बांटो, 3 हिस्सों में बांटो। ठीक है, 3 हिस्सों में घर को बांटो। ये एक वाला पार्ट बना दो, मानो कि यहाँ से ना, यहाँ से एक पार्ट बनाओ, इसको एक पार्ट बना दो। ठीक है, खिड़की बना देते हैं, एक पार्ट है। घर का जो ये वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को ना एसओ बना लो। एसओ, एसओ क्या होता है? एसओ मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड, मतलब ये वाला हिस्से में आप रहते हो, और ये जो बीच का हिस्सा है रोड साइड में पड़ गया मानो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का ही हिस्सा है, बट इसको आप लेट आउट कर रहे हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का ही हिस्सा है, बट इसको आप भाड़े पे लगा दे रहे हो। ठीक है, ये एलो मतलब, ये सब लैंग्वेज के साथ कनेक्ट हो जाओ। एसओ मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, एलो मतलब लेट आउट। दोनों मिला के, दोनों को मिला के दिस पार्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ये जो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है, ये एक्चुअली हाउस प्रॉपर्टी का हिसाब किताब है। सर कौन सा हिस्सा आपने छोड़ दिया? सर मैंने एक हिस्सा यहाँ पर छोड़ दिया, दिस हिस्सा। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर भी आपका एक, ये भी आपका हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही है, बट ये हिस्सा आपने अपना शॉप ओपन किया, आप खुद के लिए शॉप ओपन किया, या फिर ऑफिस, या फिर कुछ भी, जो भी आपका बिजनेस है, तो आप यहाँ पर लिख दो यूज्ड फॉर, यूज्ड फॉर ओन बिजनेस और प्रोफेशन। खुद के बिजनेस के लिए आप हिस्से को यूज करते हो। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये एरिया से जो भी इनकम होगा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जाएगा। 4 हेड्स है ना, 4 हेड्स है, सॉरी 5 हेड्स है, आई एम सॉरी, 5 हेड्स है। 5 हेड में से ये हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पर आप बिजनेस करोगे ना, जैसे ये वाला क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, पर जिस एरिया में आपका बिजनेस चलेगा उसका जो भी इनकम का एरिया है वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आएगा, जिसको हम लोग पीजीबीपी भी बोलते हैं, बीपी या पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों लैंग्वेज चलता है। कभी कभी हम लोग बीपी बीपी करते रहते हैं, कभी कभी हम लोग पीजीबीपी पीजीबीपी बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो पीजीबीपी का पार्ट है, बट ये पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। मतलब देखो सर, सभी आप, पूरा ही घर आपका है, पूरा घर आपका है, बट घर का यूज के बेसिस में कौन सा हेड में घर का कौन सा इनकम जाएगा वो हिसाब हो जाता है। जिस पार्ट को आप हाउस प्रॉपर्टी मानते हो उसमें आप एक तरफ रहते हो, दूसरी तरफ दुकान भाड़े देते हो, वो आपका लेट आउट हो गया। लेकिन जहां पर आप अपना दुकान बना के बैठे हो वो आपका शॉप और ऑफिस जो भी है वो आपका बीपी हेड का पार्ट है। ये जो कैरेक्टर है ना हाउस प्रॉपर्टी का, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? है दादा। अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा गहराई में जाएंगे, धीरे धीरे हम लोग थोड़ा गहराई पे जाएंगे, मतलब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में क्या बात करना है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है? 21 22। असेसमेंट ईयर क्या है? 22 23। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का जो बेसिक डिफरेंस है, ये आप लोग बेसिक में जाके चेक कर लो एक बार। बेसिक्स पढ़ोगे ना तो वहाँ पर डिटेल्स में बोला गया है, बट इतना याद रख लो, बहुत सिंपल बात है। जब मैं आपको इनकम टैक्स साइड में भी लेके गया था, यहाँ पर भी जब मैंने आपको टैक्स कैलकुलेशन सिखा रहा था, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिखा रहा था कि कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है। तो असेसमेंट ईयर उसको बोलते हैं सर जिस ईयर में कैलकुलेशन होता है, मतलब मानो कि हमने
इनकम किया 21-22 में। 21-22 कब स्टार्ट हुआ था? 21-22 कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये था 21-22 का एरिया। 22 कब स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का एरिया। इन सिंपल, थोड़ा एक्सेप्शनल पॉइंट्स है, बेसिक्स पढ़ोगे जो भी एक्सेप्शनल पॉइंट्स है पता चल जाएगा। तो इनकम अंडर दी हाउस प्रॉपर्टी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर पे बात करता है। तो क्या होता है नॉर्मली, प्रीवियस ईयर का टैक्स जमा पड़ता है असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में गवाओ। प्रीवियस ईयर में इनकम करो, असेसमेंट ईयर में टैक्स जमा करो। तो जिस पर्टिकुलर ईयर में कैलकुलेशंस होता है उसको असेसमेंट ईयर, और जिस साल का कैलकुलेशंस होता है उसको प्रीवियस ईयर। जिस ईयर का कैलकुलेशन है उसको प्रीवियस ईयर, जिस साल का मतलब जिस साल कैलकुलेशन होके पेमेंट होता है उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। शालिनी, विश्वजीत, बात समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। ओके सर, आगे देखो सर। अब हम लोग यहाँ पर स्टेटमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट का मैं डिटेल्स फिर से एक बार बाद में दिखाऊंगा, बट सिंपल एक प्रोफार्मा, मतलब स्टेटमेंट मतलब हाउस प्रॉपर्टी का प्रोफार्मा। जैसे सैलरी में भी मैंने प्रोफार्मा दिखाया था, संपद याद है ना, स्नेहेश, ज्योति, सबको याद होगा सैलरी का प्रोफार्मा। वैसा ही प्रोफार्मा मैं यहाँ पर फिर से यूज करूंगा, बट ये हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या बताया मैंने? यस सर। Statement of computation of income under the house property for previous year 21-22, assessment year 22-23, and एक पर्टिकुलर बताओ। सर आपका ऊपर कीजिएगा। ऊपर करना है, लिख लें। हल्का और ऊपर स्टेटमेंट यहाँ से वहाँ पे। स्टेटमेंट कहाँ से हुआ? सर इनकम के बाद क्या लिखा है? हाँ बोलो। इनकम के बाद में क्या लिखा हुआ है? अंडर द हेड, अंडर द हेड। ये एक्चुअली पूरा ऐसा लिखा जाता है सर, अंडर द हेड, बट बहुत सारा बात लिखना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं सर, U/H कर दो। आप लोग पूरा लिखना। हाँ सर, लेकिन मैं बीच बीच में थोड़ा फास्ट फास्ट लिखने के लिए, बताने के लिए लिख देता हूँ, तो आप लोग कर लेना। और HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी है। HP का मतलब हाउस प्रॉपर्टी है। ये धीरे धीरे आदत हो जाएगा सर, ठीक है? अच्छा देखो, तो फिर पर्टिकुलर, लेट आउट यस सर। और सेल्फ ऑक्युपाइड। मतलब मेरा घर मैं दो तरीके से यूज करूंगा। मेरा घर को मैं दो तरीके से यूज करूंगा। एक पार्ट को मैं लेट आउट कर दूंगा, जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा रेंट का, और दूसरे पार्ट में मैं खुद रहूंगा, है ना? क्या होता है सर, जिस पार्ट में हम लोग रहते हैं या जिस पार्ट को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड कर लेते हैं, इसका ना एक वैल्यू होता है, इसको GAV कहते हैं। GAV का मतलब है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब आपके मन में ये बात चल रहा है, ऐसे तो देखो ये एनुअल वैल्यू क्या है, ये बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करता है। लेकिन गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता है, मैं ये बात मैं नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर लूंगा, ठीक है? ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है, बट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करता है, क्यों डिसाइड करता है, ठीक है? हर चीज का एक वैल्यू डिसीजन होता है, ठीक है? ये प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन है, एनुअल वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी का, मतलब इस एरिया में ऐसा प्रॉपर्टी का क्या एनुअल वैल्यू होता है, जिसमें GAV NAV का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये डिस्कशंस मैं आपके साथ थोड़ा नेक्स्ट क्लास में करूंगा। करेंटली मैं आपको प्रोफार्मा में ये बताना चाहता कि GAV होता है सर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो लेट आउट प्रॉपर्टी होता है उसका जरूर कुछ वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी आप भाड़ा देते हो ना, तो भाड़ा कैसे देते हो, कुछ तो वैल्यू है तभी भाड़ा मिलता है। भाड़ा के कारण ही वैल्यू आ जाता है, क्योंकि आप लेट आउट करते हो ना,
तो लेट आउट करने के कारण उसका वैल्यू क्रिएट हो जाता है। आपका दुकान अगर भाड़े पे लगाते हो तो भाड़ा के कारण वैल्यू के कारण भाड़ा के कारण वैल्यू आ जाता है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताओ, जहां से आप अर्निंग नहीं करते, जहां जिस पार्ट में आप रहते हो, जैसे हम लोग का एक घर बनाया था ना, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही, ठीक है, ये देखो ये जो झूठा घर हम लोगों ने बनाया था, जो भी हो, पर जिस पार्ट में आप रहते हो उसका कुछ, उससे कुछ अर्निंग होता है क्या? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी से अर्निंग होता है क्या? नो सर। तो उसका क्या वैल्यू करेंगे इनकम की नजर से? अब कोई बोलेगा सर मेरा घर है मैं बेच दूंगा तो बाद में, सर वो कैपिटल गेन है, उसके लिए एक अलग हेड बनाया गया है। जब आप अपना एसेट को बेचोगे ना, वो कैपिटल गेन के अंदर आता है। आपका घर है आप बेच सकते हो बाद में, बट घर बेच के जो इनकम होता है उसको कैपिटल गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल गेन। ये दूसरे चैप्टर का डिस्कशन है, सेक्शन 45 से लेके 55 का एरिया इसके बारे में बात करता है। उसमें सिर्फ लैंड बिल्डिंग ही नहीं, लैंड प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी भी तरह का एसेट्स, ठीक है, या फिर ज्वेलरीज वगैरह, शेयर्स, वो सब आ जाएगा। कितना दिन होल्ड करते हो, प्रॉपर्टी कब खरीदे थे, कब बेच रहे हो, वो सारा चीज उसमें आ जाएगा जो कैपिटल गेन। बट करेंटली मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ ये रेंटल इनकम का मैटर है सर, बात को समझिएगा। छोटा सा डिफरेंस है बट बहुत वाइटल डिफरेंस है। हर चीज को जितना सिंप्लीफाइड वे में समझोगे ना उतना अच्छा। ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना है, ज्यादा क्रिटिकल नहीं करना है, सिंपल सिंप्लीफाई करना है। तो जीएबी नॉर्मली क्या होता है, लेट आउट का कुछ तो वैल्यू आएगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का नील आएगा। ये कैलकुलेशन करना सीखना है, ये जीएबी कैलकुलेशन करना सीखना है, इसी में थोड़ा मेहनत लगेगा। बट याद रखिएगा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का जीएबी नील होता है। सर जीएबी से म्यूनिसिपैलिटी को टैक्स देना पड़ता है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय, कौन पे करता है? पेड बाय ओनर। जो प्रॉपर्टी का ओनर है ना उसे म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। मतलब 22-23 अगर असेसमेंट ईयर है तो 21-22 में आपको टैक्स पे करना है, 21-22 के पहले 20-21 में देना है। हर साल आपको टैक्स एक्चुअली पे करना चाहिए। तो जो भी टैक्स आप पे करते हो उसको माइनस किया जाता है। सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में इसको नील माना जाता है इनकम टैक्स के नजर से। म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू निकल के आता है इसको नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। इसको नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं। तो लेट आउट प्रॉपर्टी का वैल्यू तो कुछ तो होगा बट सेल्फ ऑक्युपाइड का वैल्यू नील ही रह जाएगा। अब पिक्चर में कुछ और आएगा। क्या आएगा सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे जो मैं आपको अभी लिखा रहा हूँ इसका डिटेल्स आपको यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल्स में मिल जाएगा। बाद में मैं उसको फिर से दिखाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हाउस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टी, ये मैं आपको धीरे धीरे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी का क्या है, जैसे सबसे पहले क्या है जीएबी है यार, जीएबी कैलकुलेशन में आपको अलग से सिखाऊंगा। इसके अंदर में ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि कंप्यूटेशन कैसे करना है मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। लेकिन प्रोफार्मा क्या है, पहले जीएबी, फिर जीएबी से क्या लेस करना पड़ेगा, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, फिर क्या मिलता है एनएबी, ठीक है, फिर वहां से डिडक्शन देना पड़ता है, वहां से मिलता है डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है, जिसमें आपको 30% ऑफ एनएबी का डिडक्शन, ये स्टैंडर्ड है। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअली विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, ठीक है, एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, ये मैं बाद में बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है, ये विदाउट एनी सीलिंग लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा बाद में करता हूँ। लेकिन फिलहाल आप इतना करो,
आप इतना लिखो, स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनर्जी। ये प्रोफॉर्मा बता रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ये रेगुलर कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि जो भी होगा। अब ये कोई बोलेगा सर 30% कहाँ से आया, रूल है, इसलिए मैं बोला दिमाग थोड़ा कम यूज करना। कहाँ से आया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन लाया। इंपॉर्टेंट क्या समझ रहे हो ना सर, कहाँ से आया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन लाया। सरकार ने लाया, सरकार को मन हुआ, गवर्नमेंट को मन हुआ 30% लगा दिया, मन होगा 25% कर सकता है, मन होगा 40% भी कर सकता है। लेकिन अभी भी बहुत दिनों से प्रैक्टिस क्या चल रहा है 30%, ठीक है। 30% ऑफ एनर्जी टैक्स लॉ है सर, इसलिए क्यों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे या कौन किस तरह से हुआ, ठीक है, इस पे ज्यादा जोर देना है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ एनर्जी। सर यहाँ पर एनए भी किसका बाहर निकला है, लेट आउट का आया है, तो लेट आउट के ऊपर 30% आएगा, जो भी वैल्यू होगा यहाँ पर आ जाएगा, इसका तो नील ही रह जाएगा, बिकॉज नील का 30% तो नील ही होता है। नेक्स्ट फिर आता है इंटरेस्ट ऑन, सर एनएवी का सेक्शन नहीं लिखा। 24 24A 24B, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिख लो सेक्शन 24, ठीक है। और फिर क्या लेस करना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। मतलब हम लोग जो लोन लेते हैं, हम लोग जो लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, मैंने घर बनाया ना यहाँ पर देखो, तेरे घर के सामने घर एक बनाऊंगा, झूठा ही सही, घर बनाने के लिए मानो लोन लिया, इसको क्या बोलते हैं बोरोड कैपिटल। बोरो किया मैंने, तो अगर मैंने बोरो किया तो लोन लिया, लोन लिया तो इंटरेस्ट भरना है मुझे, हेलो, है ना। गवर्नमेंट कहता है कि लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है जितना इंटरेस्ट भरोगे, गवर्नमेंट कहता है अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा इंटरेस्ट माइनस हो जाए विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। समझे, गवर्नमेंट क्या कहता है कि अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा माइनस हो सकता है, एज पर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। बट सर सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में, सर सेल्फ ऑक्युपाइड के केस में ना रूल्स का लिमिट है। क्या लिमिट है, देखो आप क्या क्या कारण से लोन ले सकते हो। सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, इधर लेट आउट प्रॉपर्टी, ये देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्या बता रहा है, इंटरेस्ट ऑन, देखो जो भी मैं कर रहा हूँ ना अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोला ना यहाँ दिमाग से ज्यादा रूल फॉलो करना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में बोला है फुल्ली अलाउड है। फुल्ली अलाउड मतलब आप जितना इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा अमाउंट माइनस कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट वाला प्रॉपर्टी है, मतलब आप घर बना रहे हो बट भाड़ा देने के लिए। जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने जो घर बनाया था, इस घर में मैं इस पार्ट में रहता हूँ, बट इस पार्ट को मैंने लेट आउट के लिए सोचा। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, आपने कोई घर बनाया बट 2 स्टोरी का, ठीक है, 2 स्टोरेज बिल्डिंग बना लो, फर्स्ट स्टोरी सेकेंड स्टोरी। अब तुम ऐसा कर सकते हो ना, ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में तुम खुद रह जाओ और ऊपर को तुम रेंट पे दे दो, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को तुम रेंट पे दे दो। अब मानो फर्स्ट फ्लोर जो है उसको बनाने के लिए आपने लोन लिया, बट ये पहले से ही तय था कि ये मुझे पूरा का पूरा लेट आउट ही करना है। तो इसको अगर तुमको लेट आउट करना है तो फर्स्ट फ्लोर बनाने के लिए तुमने जितना लोन लिया, मैं से फॉर एग्जांपल आपने 20 लाख का लोन लिया, तो 20 लाख पे आपने फर्स्ट फ्लोर बनाया और 20 लाख का इंटरेस्ट भरोगे आप। जैसे आज के डेट में हाउस लोन में मोटा मोटी कितना इंटरेस्ट भरना पड़ता है, किसको आइडिया है।
ये देखो सर, हाउस लोन ईएमआई कैलकुलेटर, कुछ आइडिया ले लो। अगर किसी का लोन अमाउंट 25 लाख है, दिखाई दे रहा है सर? हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर किसी को 25 लाख का लोन लेना है 20 साल के लिए, नॉर्मली हाउसिंग लोन लॉन्ग टेन्योर के लिए लोग लेता है, अगर 20 साल के लिए भी आप लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट 8.10 स्टैंडर्ड बता रहे एचडीएफसी, ठीक है? 8.10 रिसेंटली बढ़ गया, पहले 6.7 चल रहा था 6 महीने पहले। रेपो बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, रेपो बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो देखो आप यहाँ पर हिसाब देखो कि 25 लाख का लोन है, मंथली ईएमआई है 21,000, जिसपे आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 25 लाख का, 21,000 आपका ईएमआई है, लेकिन इस पे कितना इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है। ये देखो, आपको प्रिंसिपल पे छूट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पे छूट मिलेगा। ये देखो, फर्स्ट साल पहला फर्स्ट ईयर में आपको ईएमआई भरना है टोटल इतना 21,000 समथिंग करके, 21,067, 21,067 में 21,067 करके जो भी आप भरोगे उसमें आपका टोटल अमाउंट होगा 2,52,802, 2,52,802, 2,52,802 में आपका इंटरेस्ट पेड होगा 2,05,990 और आपका प्रिंसिपल पेड होगा 52,212। इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा है, प्रिंसिपल अमाउंट कम है, ठीक है? तो आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 24,47,788। होम लोन का भी एक गजब कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट है सर। पहले पहले ना सारा का सारा पैसा इंटरेस्ट में लेगा वो, और जब लोन का टेनियर खत्म होने को आएगा 20 साल बाद, तब उल्टा हो जाएगा, तब इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं कि प्रिंसिपल जल्दी जल्दी कम हो ताकि आपका लोन कम हो जाए, बट ये होम लोन मतलब बैंक वाले ना इसी में बिजनेस बना के रखा है। आप तो सोच रहे हो कि मैं तो कितना पैसा जमा कर रहा हूँ बैंक में, आपको लगेगा कि मैं तो 2,52,000 दे रहा हूँ तो मेरा लोन भी कम हो जाएगा बहुत जल्दी जल्दी। देखो आपने इतना मेहनत किया, 2,52,802, 25 लाख में से इतना कम हो जाता, एटलीस्ट 2 लाख कम हो जाना चाहिए था, लेकिन देखो इतना मेहनत के बाद आपका लोन का अमाउंट पड़ा रहा 24,47,788। खेल देख पा रहे हो कुछ? हेलो, अब कोई बोलेगा सर ये बैंक का बदमाशी है, नहीं बिजनेस है उनका। वो वो हम लोगों से जो पेमेंट लेता रहता है ना स्टार्टिंग में, आप तो सोच रहे हो कि मैं तो ईएमआई भर रहा हूँ, आपका पूरा कंसंट्रेशन ईएमआई में चला जाता है, लेकिन ईएमआई के अंदर लोन का प्रिंसिपल का अमाउंट कितना और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना, ये एक बहुत बड़ा केस बन जाता है। इसीलिए आपने 2,52,000 का ईएमआई भरने के बाद भी आपका बैलेंस 24,47,788 में आके रुका। स्टार्टिंग में बैंक ऐसा ही करता है, अगर 20 साल का अमाउंट लोन है तो 20 साल का पहला 10 साल तो ऐसा ही चलेगा, फिर 10 साल बाद 10-12 साल बाद देखो आप, इसके बाद देखो आपका लोन का इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल का अमाउंट सिमिलर पैरामीटर में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो जाएगा और प्रिंसिपल बढ़ जाएगा। सब कुछ दिखाई दिया आप लोगों को? ये बहुत काम का चीज बताया मैं आपको, जिंदगी में कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। अरे बोलो सर, जब बाद में टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो एज ए टैक्स कंसल्टेंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको इनकम टैक्स में एक बेनिफिट है, आपका इंटरेस्ट अमाउंट ज्यादा, जैसे बैंक तो ले रहे हैं आपसे, बैंक तो आपसे इंटरेस्ट ही ज्यादा ले रहे हैं, तो ये इंटरेस्ट आप अगर लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए ले रहे हो तो आपको पूरा का पूरा अमाउंट में छूट मिल जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है? मतलब 2,05,090, सॉरी 2,05,590 अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा का पूरा अमाउंट, लेकिन हाँ अगर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए है तो पूरा अमाउंट आपको माइनस करने का मौका नहीं मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के मिलेगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ मिलेगा। मैं बताता हूँ, बोझा जात से समझ में आ रहा है सब? यस सर।
तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल जितना विदाउट एनी सीलिंग लिमिट, जितना एनुअली इंटरेस्ट भरोगे पूरा का पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा। अच्छा ये अच्छा है कि बुरा है? इंटरेस्ट अमाउंट माइनस करने का जो अच्छा मौका है। आपको मिल रहा है ये आपके लिए अच्छा है कि नहीं है? टैक्स पेयर्स के लिए अच्छा है, आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए लोन लेने में कोई बुराई नहीं है अगर टैक्स मैनेज कर पाते हो तो। ये सब सीखने वाला मैटर है। टैक्स कंसल्टेंट करता क्या है, और बस इसी तरह का कंसल्टिंग करके बंदे का टैक्स को बचत करते हैं। टैक्स में बचत लाओगे आप। अगर इधर 2 लाख खर्चा हो रहा है, 2 लाख खर्चे के कारण अगर आपका टैक्स लायबिलिटी अगर 10-20 हजार कम हो जाए, 50 हजार कम हो जाए, बुराई क्या है? अच्छा ही तो है। आगे आगे जब कैलकुलेशन मतलब देखेंगे ना, इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा सर ये कितना बड़ा चीज है। सरकार आपसे कितना ले सकता था, लेकिन ड्यू टू आप क्योंकि आपका इंटरेस्ट चल रहा है सरकार नहीं ले पाएगा। ठीक है, एक तरफ खर्चा करेगा तो दूसरे तरफ थोड़ा सा बचत तो करना चाहिए। तो इसी तरह से मार्केट काम करता है, इसी तरह से इनकम टैक्स नॉलेज आपको हेल्प करता है। एक सेकेंड। अच्छा, तो ये हो गया लेट आउट के केस में। देन व्हाट अबाउट सेल्फ ऑक्युपाइड? व्हाट अबाउट सेल्फ ऑक्युपाइड? इसका खेल थोड़ा अलग है। इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट आप दे सकते हो, यस यू कैन डिडक्ट इंटरेस्ट, बट दो लिमिट है, मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख, दोनों में से कोई भी एक अमाउंट आपका प्रोविजंस पे एप्लीकेबल हो सकता है, या तो 30,000 का या तो 2 लाख का मैक्सिमम है। मतलब 30,000 का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 30,000, 2 लाख का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा 2 लाख। इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज डिपेंड ऑन प्रोविजंस। कब 30,000 कब 2 लाख, इसका भी रूल्स है। क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? दिस इज नॉट अबाउट दिमाग, दिस इज अबाउट प्रोविजंस। दिस इज नॉट अबाउट दिमाग, दिस इज अबाउट प्रोविजंस। देखो सर, सेक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर। अब तो क्या क्या कारण से लोन ले सकते हो? वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर, लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन क्या होता है? या तो आप घर बनाओगे, या तो आप घर को बनाओगे, या फिर आप एक्विज करोगे। एक्विज किसको बोलते हैं? हाँ सर बोलो, एक्विजिशन किसको बोलते हैं? एक्विजिशन का मतलब होता है कि अपने अधिकार में लेना। जैसे कि फ्लैट, फ्लैट रेडीमेड होता है, बिल्डर बनाता है ना ज्यादातर केस में, तो उसको कंस्ट्रक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता, बिल्डर ने बना दिया, आपको बस उसको एक्विज करना है। तो वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। क्या हो गया सबको? वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इस पे देखना ही है सर, इफ लोन इज टेकन बिफोर 1/4/1999, अगर लोन 1/4/1999 सॉरी 1999 मतलब 1999, अगर लोन 1/4/99 से पहले है तो क्या होगा, और अगर लोन 1/4/1999 के बाद है तो क्या होगा? अगर 99 के पहले का लोन है तो मैक्सिमम 30,000 इन टोटो फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ठीक है, टोटो बेसिकली एक लीगल वर्ड है, ठीक है, मतलब उसके साथ पैरामीटर में एडजस्ट करके अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी के लिए 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज के लिए मैक्सिमम आप ले सकते हो। समझ रहे हो सर? मैक्सिमम 30,000 इन टोटो फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी।
ठीक है। टोटो का मतलब रास्ते में चलने वाला नहीं, टोटो मतलब बेसिकली होल पे, ठीक है, होल, या तो एक या तो दो, कंप्लीट, संपूर्ण कॉन्सेप्ट को बताते हैं। मैक्सिमम 30,000 इन टोटो फॉर वन और सेल्फ और टू सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपका लोन 1499 के बाद में लिया गया है, ऑन और आफ्टर 1499, अगर लोन 1499 के बाद है तो यहाँ पर भी कुछ शर्त है। लोन लेने के बाद एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years। लोन लेने के बाद फ्लैट या फिर घर जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो सर, 5 साल के अंदर कंप्लीट करना है। कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कैपिटल वाज बोरोड। जिस पर्टिकुलर ईयर पे आप लोन लिए हो उस पर्टिकुलर ईयर के बाद 5 साल के अंदर, अगर मानो आपने 16-17 में लोन लिया तो 16-17 के बाद 5 साल, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 5 साल के अंदर आपको फ्लैट या हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना होगा। प्लस सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, जो आपको लोन प्रोवाइड किया है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा था, हम लोग कहाँ से लोन ले रहे थे, कहाँ से लोन ले रहे थे सर, HDFC से। तो HDFC में अगर हम लोन ले, मतलब HDFC से अगर हम लोग हाउस लोन लिए हैं तो HDFC का सर्टिफिकेशन हमें मिलेगा कि भाई हमको लोन मिला है एवरी मंथ का। तो वही उसी सर्टिफिकेट को क्या करना है, चिपकाना है, इनकम टैक्स के साथ कनेक्ट करना है। सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, ठीक है। अगर ये सब कुछ मैच करता है, ठीक है, तो फिर 3 कंडीशन हो गया। लोन 1499 के बाद घर बनाना या कंस्ट्रक्शन के लिए ही लोन होना चाहिए, बाकी किसी पर्पस का लोन नहीं रे बाबा, बाकी पर्पस का लोन नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी या फिर फ्लैट खरीदने के लिए लोन होना चाहिए। और साथ में सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर, जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया उनका इंटरेस्ट पेबल का सर्टिफिकेट। अगर ये तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट मैक्सिमम 2 लाख तक इन टोटो कंप्लीटली फॉर 1 और 2 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 2 लाख तक शिफ्ट हो सकता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, दैट मीन्स 1499 के बाद नहीं होता है, या फिर कोई भी तीनों कंडीशन, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन नहीं है, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ फ्लैट के लिए नहीं है, मतलब फ्लैट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए लोन होना चाहिए। और साथ में अगर लेंडर का जो इंटरेस्ट पेबल का स्पेसिफिकेशन जो है वो डेटा अगर आपके पास नहीं, प्रूफ नहीं मिलेगा ना, मतलब अगर अनऑथराइज लोगों से लोगे, अनऑर्गेनाइज लोगों से लोगे तो फिर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो प्रूफ नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड बैंक या NBFC से ही आपको लोन लेना चाहिए, तभी जाके ये सब डेटा वैलिड माना जाएगा, जो इनकम टैक्स भी इसको वैलिड करेगा। तो अगर वैलिडिटी नहीं है तो 30,000 तक मैक्सिमम मिल सकता है। अगर सारा कंडीशन फुलफिल होता है तो 30,000 एक्सटेंड करके 2 लाख तक शिफ्ट हो सकता है एवरी ईयर। इसका अलग एक हिसाब बताऊंगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का एक डिटेल्स हिसाब किताब आपके साथ चर्चा करूंगा सर। बट क्या आपको प्रोविजन समझ में आया सर, मुझे इतना बताइए। बताइए सर बताइए। यस रोशनी, विश्वजीत, ज्योति, शालिनी, बोलो, स्नेहेश, संपद, समझ में आ रहा है ये सब? नो है तो सर। एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है सर, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, बस रूल्स के साथ चलना है। सो नाउ और क्या, सब काम खत्म हो जाता है। बस हाँ एक काम देखो सर, आपको लग रहा है इतना आसान है, अरे सर ये जीएबी नहीं दिया जाएगा, जीएबी कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, उसी में मेहनत लग जाएगा, कल का क्लास का चर्चा रहेगा। लेकिन ये प्रोफर्मा है, इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा,
इनकम अगर आप लॉस करते हो तो नेगेटिव में अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट के केस में पॉजिटिव वैल्यू होगा तो नॉर्मल, अगर लॉस होगा तो नेगेटिव। ठीक है, कैसे लॉस आता है कैसे प्रॉफिट होता है आगे आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ ऑक्युपाइड ज्यादातर केस में लॉस ही होता है। मतलब आप अगर इंटरेस्ट पे करते हो ना, देखो सेल्फ ऑक्युपाइड में कोई अर्निंग नहीं है आपका। जिस घर में हम रहते हैं उस घर का अर्निंग नहीं होता है, बट उस घर का सर इंटरेस्ट पेमेंट रहता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट पेमेंट है तो आपका लॉस है, तो ये लॉस एडजस्ट करने का मौका मिलता है सर। ठीक है, कैसे एडजस्ट होता है ये नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा मैं आपको। ये जो इंटरेस्ट पेमेंट करके जो लॉस एडजस्टमेंट होता है सेल्फ ऑक्युपाइड का, ये आपके लिए बेनिफिट है। लॉस है तो टैक्स कम हो जाएगा। अगर सेल्फ ऑक्युपाइड पे 30,000 या 2 लाख का भी अगर आप पेमेंट करते हो ना, तो इसका बेनिफिट लेना चाहिए टैक्स में। एक टैक्स कंसल्टेंट को अपने क्लाइंट को ये तरह का बेनिफिट देना चाहिए। ठीक है, और ये नहीं ले पाते तो मतलब गड़बड़, टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को संदेह हो जाएगा तो फिर गवर्नमेंट छापा मार करेगा। ये प्रोफार्मा है, और मैंने आपको साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी बता दिए। प्रोफार्मा भी बता दिया, साथ में कॉन्सेप्ट भी बता दिया। लिख लोगे क्या? हाँ चलो लिख लो, जो भी मैंने बताया थोड़ा लिख लो। लिखने से बाद में रिवाइज करने में भी सुविधा होगा। लिख लो। जिन लोगों का हैंडराइटिंग थोड़ा मेरे जैसा खराब है उनको एक चीज बोलूंगा, एग्जाम में ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किसी किसी का हैंडराइटिंग इशू हो रहा है, आप लोग ना थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो। अगर आप लोग छोटा छोटा लिखते हो ना, एग्जामिनर को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा बड़ा लिखने का प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, जैसे मेरा भी हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है ना, तो मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ बड़ा बड़ा लिखने का। क्यों? बड़ा लिखने से एग्जामिनर को क्लियर की दिखा देगा, सही चीज मतलब सही तरह से चेक करने में सुविधा होता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में मैं थोड़ा लेट आउट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बस लिख लो। इन केस ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, interest on borrowed capital, interest on borrowed capital will be allowed as deduction. Will be allowed as deduction without any limitation और सीलिंग लिमिट। सीलिंग मतलब वही मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, जितना भरोगी उतना मिलेगा एज डिडक्शन। एज डिडक्शन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट जस्ट फॉर एग्जाम बट ऑल्सो फॉर योर टैक्स, खुद का टैक्स प्लानिंग, फैमिली का टैक्स प्लानिंग, या फिर जब आप काम करोगे। पॉइंट बी, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, interest on borrowed capital will be allowed up to
30,000 during the previous year and can be extended up to 2 lakh if the following condition satisfied. The following condition satisfied. क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या कंडीशन है सर? कंडीशन ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, बस लिख लेना एक बार क्या क्या कंडीशन था. फर्स्ट, लोन मस्ट बी बोरोड. Loan must be borrowed on or after 1st April 2009. Sorry, 1st April 1999 is the first condition. Second, मतलब साथ में लिख लो, loan must be borrowed for construction और एक्विजिशन. मतलब फ्लैट लेने के लिए या फ्लैट घर बनाने के लिए, फ्लैट एक्विजिशन करने के लिए या घर बनाने के लिए ही लोन होना चाहिए. दूसरा पर्पस का लोन अलाउड नहीं है. और एक साथ में जुड़िएगा कि जो इंटरेस्ट हम लोग लेते हैं ना, इसमें जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंडीशन 3, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन must be completed construction acquisition must be completed within 5 years from the end of the previous year, from the end of the previous year in which money is borrowed. एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी दिखाया था एक बार. अगर आपने मानो लोन लिया 21 अक्टूबर, लिख लो एग्जाम्पल लिख लो, 21 अक्टूबर 2017, ठीक है. ये अगर आपका डीओबी है, डीओबी मतलब डेट ऑफ बोरोइंग, तो फिर अगला कितने प्रीवियस ईयर के अंदर आपको कंप्लीट करना है. ये कौन सा प्रीवियस ईयर है? 21 अक्टूबर मतलब 16-17, तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22. इसका मतलब 31 मार्च 2022 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. 31 मार्च 2022 के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट है. अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है, अच्छा साथ में और एक चीज,
लोन मस्ट बी बोरोड, दिस इज द कंडीशन 1, ये हो गया कंडीशन 2। और कंडीशन 3 में इसके साथ और एक चीज क्या बोलो तो, सर्टिफिकेट फ्रॉम लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल, प्लस कंडीशन 3 में एक एडिशन होगा, ठीक है, प्लस करके लिख लो। प्लस करके लिख लो, सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर स्पेसिफाइंग इंटरेस्ट पेबल। कितना इंटरेस्ट पे करना है उसका एक सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर चाहिए, ताकि आप इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट यूज कर पाओ। ये पूरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ये पूरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। बात समझ में आया सर? हेलो, समझ में आया कि नहीं, इतना मुझे बताइए। यस सर। सर नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स मैं आपको जीए भी कैलकुलेशन करना, एनए भी कैलकुलेशन करना, ये सारा पॉइंट पे ध्यान दूंगा, ठीक है। और बाकी जो भी सेक्शंस है हाउस प्रॉपर्टी का उस पर पूरा कंसंट्रेट करो, ठीक है। कल है क्लास, कल बताते हैं, ठीक है। आज इतना ही है सर। बाय सर। ओके सर, टाटा। राक्षी दादा। ओके टाटा। बाय सर। बाय सारिनी, बाय। सर आज का भी क्लास एंड कर दीजिए, नेटवर्क इशू था इसलिए। अच्छा ठीक है, कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाय सर। हाँ चलो बाय।